नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में, कौन-सा कंपनी में टेक्निकली कुछ चार्ट पैटर्न्स बना है और कौन सा कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा आरती ड्रग्स के बारे में। तो एक्चुअली आरती इंडस्ट्रीज ओपन हुआ था। तो आरती ड्रग्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं, इसका जो सेक्टर्स है वो देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है, क्योंकि ड्रग्स एक्चुअली देखा जाए तो एक फार्मा प्रोडक्ट है। तो ड्रग्स बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है, मतलब फार्मा सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से लीडर्स कंपनी है डेविस लैबोरेटरीज, उसके बाद लुपिन्स है, उसके बाद ग्लैंड फार्मा, जुबलियन फार्मा, उसके बाद देखा जाए तो मार्क्सन्स फार्मा, उसके बाद देखिए आरती ड्रग्स है। तो आरती ड्रग्स का मार्केट कैप 5,100 करोड़ है। एक छोटा सा कंपनी है और इस कंपनी परफॉर्मेंस किस बेसिस में आगे बढ़ रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए एक पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा, जितने सारे इसका कंपटीटर है उनमें से सारे कंपनीज का कर्जा ना के बराबर है। तो जुबलियन फार्मा को छोड़ी दीजिए। उसके बाद देखिए बाकी जो कंपनीज है उनमें से इस कंपनी का मतलब आरती ड्रग्स का कर्जा जो है वो बहुत ज्यादा है। कितना कर्जा लिया? 0.48 आसपास के इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। अगर इसी चीज को अगर मैं आपको एक चीज में आपको बता दूं कि कंपनी ने रिजर्व कितना रखा और बोरिंग्स कितना लिया इस बार, तो देखिए कंपनी का रिजर्व लगातार ग्रोथ होता गया। फर्स्ट टाइम कंपनी 1,000 नहीं, 1,000 करोड़ को कंपनी ने क्या किया, क्रॉस ओवर किया। तो कंपनी का रिजर्व बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स भी इंक्रीज होता गया। तो बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो 500 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरिंग्स इस बार देखने को मिला। अभी ये देखना है कि इसका बोरिंग्स कहाँ से आया। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो इस बार पिछले साल की तुलना से खुद का कर्जा बढ़ा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो शॉर्ट टर्म में कंपनी कर्जा कम लिया। तो इसका मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इसीलिए लोन ले रहा है क्योंकि कंपनी देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आज देखा जाए तो हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर है। तो धीरे धीरे करके वो जब रिवर्सल करेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हो सकते हैं। देखिए मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता, क्योंकि फार्मा के कुछ मतलब रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं, ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं फार्मास्यूटिकल के कंपनीज के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचा। हाँ, मैं पहले कुछ कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे थे और उसके बाद छोटा मोटा क्वांटिटी है और बाकी मैं आज तक उसके बाद कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचा। मैं हमेशा ट्रेडिंग के लिए सोचता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। कोई भी मौका मिले तो उसके मौके के हिसाब से फायदा उठाता हूँ। तो देखिए कंपनीज के जो मौका है, सिर्फ आपको चार्ट पैटर्न देखने से कुछ नहीं होगा, आपको परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का सही सब कुछ चल रहा है तो इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस है, और वो भी अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में, कुछ ईयर्स में। तो वहां पे एक स्विंग ट्रेडिंग बन सकते हैं। तो CWIP के बारे में बात करूं तो कंपनी ने देखिए 160 करोड़ का पैसा इस बार फंसा के रख चुके हैं। मतलब कंपनी प्रोसेसिंग में रख चुके हैं। उस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली फायदा आपको कहाँ पे दिखेगा? डायरेक्टली फायदा आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। अभी आदर्श एसेट के बारे में बात करूं तो दो चीज आप देखना। आप कहेंगे सर इस बार कर्जा जो लिया गया, तो कंपनी का कर्जा तो कम लिया, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा क्यों लिया गया वो आप देखेंगे। तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी देखिए 2-3 सालों में कंपनी का ट्रेड कहाँ पे था और इस बार 800 करोड़ तक कंपनी ट्रेड रिसीव किया। इसका मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ काम ही करते जा रहा है, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट ही मिल नहीं रहा, कंपनी का कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है। इस बार 800 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। तो ओवरऑल कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी शानदार तरीके से मेंटेन हो रहा है। और उसके हिसाब से कंपनी का जो बोरिंग्स है, वो बोरिंग किस बेसिस में इंक्रीज हुआ वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए कंपनी ने प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, इस बार कंपनी 37 करोड़ का कर्जा लिया, जो पिछली बार बहुत ज्यादा था। और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके खुद के कर्जे को मिटा भी रहे। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है, FIS के पास होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल कंपनी में हर दिशा में पॉजिटिविटी देखने को मिला है। एज ए ट्रेडिंग्स के लिए ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म्स के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर तुम पहले ही बोल चुके हो, कोई भी निवेश मेरे पास नहीं है। तो एज ए ट्रेडिंग के हिसाब से कौन सा ट्रेड बना, तो देखिए मैं पहले आपको मेंशन किया था कंटिन्यूसली कंपनी सेल ऑफ हुआ। देखिए कंपनी कोविड के बाद जो जर्नी दिखा है ना वो धमाका जैसा था। कोविड के बाद कंपनी टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी ने 850% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 8 गुना कर दिया था। उसके बाद देखिए जितना इन्होंने जिस तरीके से तेजी दिखाया उसी तरीके से देखिए करेक्शन भी हुआ।
और करेक्शन होने के जो चांसेस इस लेवल्स में करेक्शन होने के बाद यहाँ पे जो लेवल्स बना, मैं आपको अगर एक बार मेंशन कर दूं, देखिए इस लेवल को मेंशन करने के बाद, इस लेवल को टच करने के बाद कंपनी फिर से रिवर्सल किया। क्यों किया? आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो देखिए कुछ इस तरीके से ट्रेड बना, जहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार टी टेस्ट किया और उसको ब्रेकआउट भी किया। और यहाँ पे देखिए एक जगह पे कंपनी होल्ड करा था। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी एक ही रेंज में कंपनी अगर ट्रेड करे तो वो दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं, एक अप साइड एक डाउन साइड। तो डाउन साइड में कंपनी आया, इसको रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया। तो देखिए मैं एक एंट्री लेने वाला था और एंट्री एक शानदार लेवल्स के एंट्री बन रहा था, छोटा मोटा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक मेरा टारगेट था, छोटा मोटा टारगेट था। मगर यहाँ पे टारगेट एंट्री में नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से एक ग्रीन कैंडल बनता तब मैं एंट्री लेता, तो डायरेक्टली तो गैप अप में ओपन हुआ और एंट्री लेवल हायर में हो गया। तो इसी के चलते मैंने एंट्री नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, एंट्री मिस हो जाता है तो मैं कोई पैनिक सिचुएशन में बैठ नहीं रहता है, मतलब कोई भी अ, अफ़सोस में नहीं रहता कि हाँ, मेरा ट्रेड मिस हो गया, तो अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था। ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि बहुत कंपनीज़ के ऊपर आपको ट्रेड मिलता रहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है, इंडिया की एक नंबर 1 कंपनी है। इसीलिए कंपनी देखिए परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है। डेप्थ ऑलमोस्ट 0 डेप्थ है। कंपनी के डिविडेंड 21% के आसपास डिविडेंड पे आउट करते हैं। डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 43 डेज से लेकर 32 डेज। इसका मतलब डेटोस जो डे है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अभी ऑब्वियसली डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। कंपनी के जो कॉन्स है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी 10 टाइम्स के हिसाब से कंपनी का बुक वैल्यू देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी का वीकनेस इसीलिए दिखा रहा है कि कंपनी का जो प्राइस है, कंपनी का प्राइस देखिए 4500 और कंपनी का बुक वैल्यू कितना है 4400। 10 टाइम्स हाई में कंपनी का प्राइस चल रहा है। इसका मतलब बुक वैल्यू बहुत कम हो चुके हैं। तो इसके चलते है यही कहा जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो कितना ओवर वैल्यूड है? मैं आपको बात करूँ तो पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कितना है 47 और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 27 के आसपास। अगर इसी चीज को मैं अगर पी रेशियो से कंपेरिजन करूँ तो मीडियम पी रेशियो कितना है 31 और कंपनी का पी रेशियो कितना चल रहा है देखा जाए तो 47। तो ओवरऑल ओवर वैल्यूड कंपनी अभी देखने को मिला है। तो कभी ना कभी इस कंपनी में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो उससे पहले एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो क्या है? एज ए इन्वेस्टर, तो देखिए इन्वेस्टर एफ आई एस डी एस पब्लिक हर किसी ने माल उठा कर रखा। तो कंपनी के ऊपर दो कारण के वजह से इंस्टीट्यूशन ज्यादा होल्डिंग्स नहीं उठाया। वो क्या है? देखिए कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छा खासा दिखाया, मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ एवरेज के ऊपर है, मगर उतना हाई ग्रोथ नहीं है जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ का हाई लेवल का ग्रोथ है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स में भी अच्छा खासा देखने को मिला। बैलेंस शीट में जो चीज देखने को मिला है, आप देखेंगे रिजर्व कितना है, रिजर्व बढ़ चुके हैं। कर्जा कितना है, कर्जा कम हो चुके हैं। फिक्स एसेट भी इंक्रीज हो चुके हैं और कंपनी हाईएस्ट CWIP भी इंक्रीज किया। अभी इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी अच्छा खासा किया। जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा वो आप देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार अच्छा खासा ट्रेड रिसीव नहीं कर पाए। जो पहले कितना ट्रेड रिसीव था 1400 करोड़, 1400 करोड़, तो अभी कितना बन चुका है 1200 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी का जो ट्रेड है वो लगातार मिल नहीं रहा है। क्योंकि देखिए आज मान के चलिए कोई प्रोडक्ट का कीमत 50 रुपीज है, तो 10 साल के बाद वो 500 हो सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट का जो प्राइस इन्फ्लेशन के कारण बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से कंपनी को तो प्रोजेक्ट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशन इसी के चलते हुए उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बाकी देखिए और बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो मुझे इस तरीके से लगा। तो नेक्स्ट कंपनी का जो परफॉर्मेंस है टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपको बहुत बार मेंशन किया। यहाँ पे एक शानदार सा शोल्डर कम हेड, उसके बाद शोल्डर बना था, एंटी लेवल्स भी बना इस कैंडल के ऊपर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, 26% का गेन मिला। देखिए फिर से मैंने आपको बोला था मैं एंटी कहाँ पे लिया, मैं एंटी इस कैंडल के ऊपर लिया, क्योंकि बहुत टाइम तक यहाँ पे इस रेंज के अंदर फंसे हुए थे। इस रेंज को ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, तो मैंने इसके ऊपर एंटी लिया। मैं मार्किंग भी करके आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था और मैंने टारगेट बुकिंग इस कैंडल में लिया। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ मैंने इस कैंडल में टारगेट नहीं बुक किया। एक्चुअली मेरा टारगेट इस कैंडल के बीच में है, नेक्स्ट डे में ओपन होने के बाद ही कुछ टाइम के बाद ही मैंने एग्जिट कर लिया। अगर यही रेंज को मैं आपको मार्किंग कर दूं, एंटी लेवल से अगर यहाँ तक मार्किंग कर दूं, तो मुझे 11% का टारगेट मिला और वो भी कितना, सिर्फ 8 डेज में, 8 दिनों के अंदर अंदर मुझे टारगेट मिल गया।
तो मैं अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, कोई भी मौका मिले। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है और कंपनी ओवर वैल्यूड भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बनने दीजिए। अगर उसके बाद ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा एंट्री लेने के लिए मैं तैयार रहूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए इजी ट्रिप प्लानर के बारे में बात करूँ तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में खासियत यही है, कंपनी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टिकट बुकिंग से लेकर फ्लाइट, मतलब फ्लाइट, प्लेन, ट्रेन, बसेस, उसके साथ होटल्स बुकिंग और रिजर्वेशन सब कुछ कंपनी कराते हैं। तो इस कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज लोग घर बैठे टिकट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी को फायदा जरूर होगा, क्योंकि मैं देखिए बहुत टाइम तक बहुत अलग अलग कंट्रीज के ऊपर भी रिसर्च कर रहा हूँ, जहाँ पे जो मतलब इकोनॉमिकली हाईएस्ट ग्रोथ कंट्रीज है, जहाँ पे जैसे यूरोप हो गया, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया। यहाँ पे एक चीज मैं ज्यादातर देखता हूँ, चाइना में तो टोटली देखा जाए तो कैशलेस है, टोटली कैशलेस के हिसाब से देखने को मिलता है। बहुत कम जगह पे कैश देखने को मिलता है, बाकी सारे के सारे टिकट्स में। आप यूरोस कंट्रीज में चले जाएंगे तो यूरोप में भी ट्राम से लेकर, बसेस से लेकर, शॉपिंग मॉल से लेकर, हर पेट्रोल पंप से लेकर हर जगह पे आपको कार्ड पेमेंट से करना पड़ेगा। अगर कार्ड नहीं चल रहा है तो उसके लिए ऑप्शंस है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कार्ड पेमेंट्स में आपको फायदा दिखेगा। तो देखिए कार्ड पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, इस प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो इजी ट्री प्लानर के ऊपर मैं पहले से भी आपको मार्किंग करके दिया कि कंपनी का प्राइस, करंट प्राइस 40 के आसपास है, इसका मतलब लोअर साइड में लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं। अभी शेयर गिर रहा है, क्या कंपनी में खासियत कुछ खराब हो गया? चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो साल भर में देखिए कंपनी का सेल्स देखिए लगातार इंक्रीज किया, इसका मतलब यहाँ पे तो ठीक ठाक है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा किया। देखिए कंपनी का प्रॉफिट रेशियो जो है इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला 150 करोड़ के आसपास। और इस बेसिस में मैं जरूर कहूंगा, इस बेसिस में कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक ठाक है। अगर किसी कंपनी का सब कुछ पैरामीटर्स अगर ठीक है तो उस कंपनी के ऊपर और एक चीज देखना जरूरी है। कंपनी का देखा जाए तो आरओसी आरओई क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे भी तो तगड़ा है, बेस लेवल के ऊपर भी है। पीरियसी भी हाई है, कितना हाई है चलो वो भी मैं आपको दिखा दूं। कंपनी का पीरियसी कितना है, 50 के आसपास चल रहा है, 50 भी नहीं है, 48.7 के आसपास है। और इसका मीडियम पीरियसी मतलब एवरेज पीरियसी कितना है, 67 है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो जब कोई कंपनी अंडर वैल्यूड होता है और उस कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिलता है, सॉरी करेक्शन देखने को मिलता है, आप देखेंगे कंपनी में किस तरीके से इस रेंज के बाद एक जर्नी दिखा, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक शानदार मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पब्लिक लेके गया? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑपरेटर का गेम है। तो इस ऑपरेटिंग गेम फिर से एक बार देखा जाएगा मेरे हिसाब से। तो जिस तरीके से इस रेजिस्टेंस को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को वो अगर ब्रेकआउट करे और उसके बाद एक बार रिटेस्टमेंट करे तो मैं एक बिग टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी नहीं एंट्री मिला। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तब सोचना, तो उस कंपनी में कुछ खासियत होगा। ध्यान से देखेंगे एक चीज को, देखिए जब इस लेवल को टच किया, यहाँ पे हाई बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला, इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटर ने माल उठाया। यहाँ पे भी देखिए जब टच किया, यहाँ पे भी पॉजिटिवली वॉल्यूम देखने को मिला। तो जब जब इस लेवल को टच करे तब तक वॉल्यूम बाइंग हो रहा है, मतलब तब तक बाइंग किया जा रहा है। इसका मतलब लोग चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर बाइंग करना। तो बाकी आप समझदारी से काम लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, कोई भी एंटी लेवल अभी तक नहीं बना, कोई लेवल्स को ब्रेकआउट करने दीजिए, तब कोई एंटी लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे हिसाब से जो जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, अगर यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार अगर बटन बना तो इसको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने का चांसेस ज्यादा है। अगर 4 टाइम्स ब्रेकआउट करे तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, मौका मिलने के बाद ही मैं जरूर इसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और पावर सेक्टर इंडस्ट्रीज में इसका नाम टॉप, देखा जाए तो 3 में आते हैं। तो कंपनी एक टाइम टॉप 3 में था, आज अदानी का हालत खराब हो गया तो इसलिए टॉप 2 में आ गया। तो इंडिया के टॉप 2 कंपनीज में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि कंपनी लगातार आपको एज ए डिविडेंड तो देते ही है 6% के आसपास, उसके साथ साथ कंपनी क्या किया, बोनस भी अनाउंसमेंट किया। तो मुझे लगता है कंपनी का बोनस जल्द से जल्द अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो कंपनी हर 2 शेयर में आपको, सॉरी 2:3 रेशियो का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर 3 शेयर में
आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। जो पिछले बार 1:3 रेशियो का बोनस था दिया था, इस बार कंपनी अनाउंसमेंट करेंगे 3:2 रेशियो का। इस तरीके से बोर्ड मेंबर ने बताया, मैंने नहीं कहा, क्योंकि रिपोर्ट के माध्यम से सारी जानकारी आते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तो जब अनाउंसमेंट किया जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।